नमस्कार। किस्से कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी व्यवधान। नाते की दृष्टि से देखा जाए तो वनमाली और हिमांशु माली दोनों ममेरे फुफेरे भाई हैं। सो भी बहुत हिसाब लगाने पर किंतु इन दोनों का परिवार बहुत दिनों से पड़ोसी रहा है। बीच में सिर्फ एक बगीचे का फासला है और इसीलिए इनका नाता नजदीक का ना होने पर भी मेलजोल और घनिष्ठता काफी है। वनमाली हिमांशु से बड़ा है। जब दांत नहीं निकले थे और वह बोल भी न सकता था, तब वनमाली ने उसे गोद में लेकर इसी बगीचे में सुबह शाम हवा खिलाई है, खेल सिखाया है, रोना बंद करवाया है, थपकियां देकर मीठी नींद सुलाया है और बच्चों को बहलाने के लिए परिणत बुद्धि प्रौढ़ व्यक्तियों को जोर से सिर हिलाना और अंट-संट बोलना आदि जो भी कुछ उम्र के खिलाफ शरारत और जोर का प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें भी वनमाली ने कोई बात उठा नहीं रखी। वनमाली ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। उसे शुरू से ही बगीचे का शौक था और था इस दूर के नाते के छोटे भाई पर प्यार का लगाव। वह उसे एक दुर्लभ और कीमती लता की तरह अपने दिल का प्यार सींचकर पाल रहा था। जब वह लता उसके समूचे अंतर बाहर को ढककर खूब फलने फूलने लगी, तब वनमाली अपने को धन्य समझने लगा। आमतौर पर ऐसा देखने में नहीं आता, किंतु कोई कोई स्वभाव ऐसा होता है जो एक छोटी सी कल्पना या एक छोटे से बच्चे या किसी बेमुखियत मित्र के लिए बड़ी आसानी से अपने को पूरी तरह बिखेर देता है और इस विशाल पृथ्वी पर सिर्फ एक छोटे से प्यार के कारोबार में वह अपने जीवन का सारा मूलधन लगाकर निश्चिंत हो जाता है। फिर या तो वह जरा से मुनाफे पर गहरे संतोष के साथ जीवन बिता देता है या सहसा किसी दिन सवेरे अपना घर द्वार सब कुछ बेचकर राह का भिखारी हो जाता है। हिमांशु की उम्र जब थोड़ी बढ़ गई, तब उम्र और नाते का काफी सिलसिला होने पर भी वनमाली का उसके साथ मानो मित्रता का बंधन कायम हो गया। दोनों में मानो छोटे बड़े का कोई भेद ही ना रहा। ऐसा होने का एक कारण भी था। हिमांशु पढ़ता लिखता था और उसकी ज्ञान की प्यास आदतन बहुत तेज थी। पुस्तक पाते ही वह पढ़ने बैठ जाता। इससे फालतू पुस्तकें भी बहुत पढ़ी गई। फिर भी चाहे जैसे भी हो, चारों तरफ से उसके मन ने एक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। वनमाली खास श्रद्धा के साथ उसकी बात सुनता, उससे सलाह लेता, उसके साथ छोटी बड़ी सब बातों की चर्चा करता। किसी भी विषय में बालक समझकर कभी उसकी उपेक्षा ना करता। दिल के पहले स्नेह रस से जिसे पाल पोस के आदमी बनाया गया हो, उम्र पाकर वही अगर अपनी बुद्धि ज्ञान और ऊंचे स्वभाव के कारण श्रद्धा का अधिकारी बन जाए, तो उसके समान ऐसी बेहद प्यारी वस्तु संसार में शायद ही कोई हो। बगीचे का शौक हिमांशु को भी था, किंतु इस विषय में दोनों मित्रों में कुछ भेद था। वनमाली को था दिल का शौक और हिमांशु को बुद्धि का। जमीन के ये कोमल पौधे और लताएं, यह बेजान जीवन राशि जो आदर जतन की जरा भी लालसा नहीं रखती और साथ ही जतन पाने पर घर के बाल बच्चों की तरह बढ़ती रहती है और जो आदमी के बाल बच्चों से भी बढ़कर बच्चे हैं, उनको जतन से पाल पोस कर बड़ा करने के लिए वनमाली में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। किंतु हिमांशु में पेड़ पौधों के प्रति एक जिज्ञासु दृष्टि थी। अंकुर निकल आए, कुल्ले फूटने लगे, बौर लग गए, फूल खिलने लगे, इन सब बातों में उसका खूब मन लगता था। बीज बोने, कलम लगाने, खाद देने, मचान बांधने आदि के विषय में हिमांशु को नई नई बातें सूझती और वनमाली उन्हें बड़े आनंद के साथ सुनता। इस बगीचे के लिए आकृति प्रकृति के जितने प्रकार के भी संयोग वियोग संभव हो सकते हैं, दोनों मिलकर सब करते। दरवाजे के सामने बगीचे के बीच में एक पक्की वेदी सी बनी थी। 4 बजते ही वनमाली एक महीन कुर्ता पहनकर, चुना हुआ दुपट्टा कंधे पर डालकर, हाथ में नलीदार हुक्का लिए वहीं छाया में जाकर बैठ जाता। कोई मित्र भी पास नहीं और न हाथ में कोई पुस्तक या अखबार। बैठा बैठा हुक्का पीता और तिरछी निगाह से उदासीन भाव से कभी दाएं और बाएं देखा करता। इसी प्रकार उसका समय हुक्के के धुएं की तरह धीरे धीरे बहुत ही हल्का होकर उड़ जाता, शून्य में बिला जाता। कहीं भी उसका कोई निशान तक न रह जाता।
अंत में जब हिमांशु स्कूल से लौटकर हाथ मुंह धोकर कलेवा करके बगीचे में दिखाई देता, तब वह झटपट हुक्के की नली छोड़कर उठ बैठता। तब उसके आग्रह को देखकर सहज ही समझ में आ जाता कि अब तक वह किसके लिए बैठा बैठा तसल्ली के साथ इंतजार कर रहा था। उसके बाद दोनों जने बगीचे में बातें करते हुए टहलते। अंधेरा हो आने पर दोनों बेंच पर बैठ जाते। दक्षिण की हवा पेड़ों के पत्तों को हिलाती हुई वहीं चली जाती। किसी किसी दिन हवा चलती भी नहीं थी। पेड़ पौधे तस्वीर की तरह सतर्क खड़े रहते। सिर पर आकाश भर में तारे चमकते रहते। हिमांशु बातें करता, वनमाली चुपचाप सुनता रहता। जो बात समझ में ना आती वह भी उसे अच्छी लगती। जो बातें और किसी के मुंह बहुत बुरी और रूखी मालूम दे सकती थी, वे ही बातें हिमांशु के मुंह से अच्छी लगती। ऐसे श्रद्धावान प्रौढ़ श्रोता के मिल जाने से हिमांशु की भाषण शक्ति, स्मृति शक्ति और कल्पना शक्ति को खास लाभ होता। वह कुछ पढ़कर कहता, कुछ सोचकर कहता और कुछ उसी समय बुद्धि में जो आता सो कह डालता, और कभी कभी कल्पना की सहायता से अपने ज्ञान की कमी को ढक भी लेता। बहुत सी ठीक बातें कहता, बहुत सी गलत भी कह डालता, किंतु वनमाली सबको गंभीरता से सुनता। बीच बीच में दो एक बात वह भी कहता, किंतु हिमांशु उसकी बात काटकर जो उसे समझा देता उसी को वह ठीक समझ लेता और दूसरे दिन छाया में बैठकर हुक्का पीता हुआ उन बातों को बहुत देर तक आश्चर्य के साथ सोचता रहता। इतने में एक बखेड़ा उठ खड़ा हुआ। वनमाली और हिमांशु के मकान के बीच में एक पानी का नाला था। उस नाले में एक जगह एक नींबू का पेड़ पैदा हो गया था। उस पेड़ पर जब फल लगते हैं तो वनमाली का नौकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है और हिमांशु का नौकर उसे रोकता है, और इस बारे में दोनों ओर से गाली गलौज की जो वर्षा होने लगती है, उस वर्षा में अगर जरा भी तत्व होता तो शायद तमाम नाला भर जाता। नतीजा यह हुआ कि वनमाली के पिता हरचंद और हिमांशु के पिता गोकुल चंद में इसी बात को लेकर तकरार हो गई। दोनों फरीक नाले के अधिकार का फैसला कराने के लिए अदालत पहुंचे। वकील बैरिस्टरों में जितने भी महारथी थे, सभी ने दोनों में से किसी न किसी का पक्ष लेकर वाक्य युद्ध शुरू कर दिया। दोनों ओर से इतने रुपए खर्च हुए कि सावन भादों की बरसात में उस नाले में से उतना पानी भी शायद कभी न बहा होगा। अंत में हरचंद की जीत हुई। साबित हो गया कि नाला हरचंद का ही है और नींबू के पेड़ पर और किसी का कोई हक नहीं। अपील हुई, किंतु नाला और नींबू का पेड़ हरचंद का ही रह गया। जितने दिन मुकदमा चलता रहा, दोनों भाइयों की मित्रता में कोई फर्क न आया। इस आशंका से कि कहीं झगड़े की छाया उन्हें छू न ले, वनमाली दूनी गहराई से हिमांशु को अपने दिल के पास बांध रखने की कोशिश करने लगा, और हिमांशु ने भी जरा बेरुखी नहीं दिखाई। जिस दिन अदालत से हरचंद की जीत हुई, उस दिन घर में खास कर में खुशियां मनाई जाने लगी। सिर्फ वनमाली की आंखों में नींद नहीं रही। उसके दूसरे दिन करीब 4 बजे वह उदास चेहरा लिए बगीचे की उस वेदी पर ऐसे जा बैठा जैसे दुनिया में और किसी के भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसकी बड़ी भारी हार हुई है। अंतःपुर उस दिन सूरज डूब गया। 6 बज गए, परंतु हिमांशु नहीं आया। वनमाली ने एक गहरी सांस ली और हिमांशु के मकान की ओर देखा। खुले जंगल में से देखा कि अलगनी पर हिमांशु के स्कूल के कपड़े लटक रहे हैं। बहुत से चिर परिचित लक्षणों से जान लिया कि हिमांशु घर ही में है। हुक्के की नली फेंक कर वह उदास मुंह लिए टहलने लगा और 1000 बार उसी जंगले की तरफ देखा किया, पर हिमांशु बगीचे में नहीं आया। शाम को दिया बत्ती जलने पर वनमाली धीरे धीरे हिमांशु के घर गया। गोकुलचंद दरवाजे पर बैठे हुए अपनी गर्म देह पर ठंडी हवा लगा रहे थे। उन्होंने कहा, कौन है? वनमाली चौंक पड़ा, मानो वह चोरी करने आया हो और पकड़ा गया हो। कांपती हुई आवाज से बोला, मैं हूँ मामा जी। मामा ने कहा, किसे ढूंढने आए हो? घर पर कोई नहीं है। वनमाली फिर अपने बगीचे में लौट आया और चुपचाप बैठ गया। जितनी रात बीतने लगी, उसने देखा कि हिमांशु के मकान के एक एक करके सब जंगले बंद हो गए। दरवाजे की संध में से जो उजाला चमक रहा था, वह भी क्रमशः बुझ गया। अंधेरी रात में वनमाली को ऐसा मालूम हुआ कि हिमांशु के घर के सारे दरवाजे सिर्फ उसी के लिए बंद हो गए हैं।
सिर्फ वही अकेला बाहर के अंधेरे में पड़ा रह गया है। दूसरे दिन फिर वह बगीचे में आकर बैठ गया। सोचने लगा, आज शायद आए तो आ सकता है। जो बहुत दिनों से रोज आया करता था, वह एक दिन के लिए भी ना आए, यह बात वह किसी भी तरह सोच न सका। कभी भी उसने यह नहीं सोचा था कि उसका यह बंधन कभी किसी तरह टूट जाएगा। इतना निश्चिंत था कि उसे पता तक नहीं कि कब उसके जीवन के सारे सुख दुख उस बंधन में जकड़ गए। आज अचानक मालूम हुआ कि वह बंधन टूट गया है, किंतु एक ही क्षण में उसका यह सर्वनाश हुआ है, यह वह किसी भी तरह दिल से विश्वास न कर सका। हर रोज नियम से वह बगीचे में जाकर बैठता है। शायद दैव योग से किसी दिन वह आ जाए, किंतु ऐसा दुर्भाग्य कि जो नियमित रूप से रोज रोज हुआ करता था, वह दैव योग से एक दिन भी न हुआ। रविवार के दिन वनमाली ने सोचा कि पहले की तरह आज भी हिमांशु सवेरे हमारे यहाँ खाने को आएगा। पक्का विश्वास तो नहीं था, किंतु फिर भी आशा वह ना छोड़ सका। सब आए पर वही नहीं आया। तब वनमाली ने सोचा, तो अब शायद खाकर ही आएगा। खाकर भी नहीं आया। वनमाली ने सोचा कि शायद आज खा पीकर सो गया है, जगने पर आएगा। कब जागा सो तो नहीं मालूम, पर आया नहीं। फिर वही शाम हुई, रात हो गई। हिमांशु के घर के दरवाजे जंगले एक एक करके सब बंद हो गए और एक एक करके सब बत्तियां भी बुझ गईं। इस तरह सोमवार से लेकर रविवार तक सप्ताह के 7 दिन उसकी तकदीर ने जब छीन लिए और उम्मीद को सहारा देने के लिए हाथ में जब एक भी दिन बाकी नहीं बचा, तब हिमांशु के बंद मकान की तरफ उसकी डबडबाती हुई दर्द भरी आंखों ने एक मर्म भेदी अभिमान की फरियाद, जीवन की सारी पीड़ा को सिर्फ एक ही दर्द भरी आवाज में भरकर उसने कहा, हे दयामय। आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई कहानी व्यवधान। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।